कल 11 बजे रात तक मेरा पिताजी दरवाजा खटखटाते रहा, यहाँ पे लॉक कर दिया, उसको खटखटाते रहा। 4 बजे मेरे को फोन किया और बोला कि बेटा मेरे को देखने वाला कोई नहीं है। सुबह मैं आया, मेरे पिताजी का इतनी तबीयत खराब थी, तब डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ अंदर गया। ये एक बेटे का दर्द है। एक बेटे के सामने उसके पिता ने दम तोड़ दिया। आरोप लगाया कि कोरोना संक्रमित पिता को एम्स में बेहतर इलाज नहीं मिला। जिस शख्स ने एम्स के कंपाउंड में खड़े होकर व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं, उसका नाम है अजय जॉन। वीडियो के जरिए जो सवाल उठाए हैं वो गंभीर है। अजय के मुताबिक पहले तो एम्स ने पिता को भर्ती करने से ही इनकार कर दिया था। जैसे तैसे भर्ती किया तो ना तो डॉक्टरों ने कोई तवज्जो दी, ना ही स्टाफ ने। नर्सिंग स्टाफ जाने के बाद बताती है कि आपके पिताजी का ऑक्सीजन लेवल कम है, हार्ट रेट बढ़ा है। डॉक्टर गई, मेरे बोलने के बाद जब मैं अटेंडर होके आया, 3 घंटा खड़े होके वो खटखटाते रहा, बोलते हम सुने ही नहीं है, कब दिया आवाज। हालांकि एम्स प्रबंधन ने इन तमाम आरोपों से इनकार किया है। प्रबंधन के मुताबिक अजय के पिता को हर संभव इलाज दिया गया था। जब हजारों लोग भर्ती होकर के पिछले 6 महीने से ज़्यादा डिस्चार्ज होकर अपने स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं, सब बिगड़े हुए हमारे यहीं आते हैं, तो चिकित्सक और नर्सिंग ऑफिसर और व्यवस्था, वेंटिलेटर, दवाइयाँ, ऑक्सीजन, इस पे तो डाउट कर नहीं सकते। मेरी सहानुभूति उस बच्चे के साथ में है और उस मृतक की आत्मा को शांति मिले। और कोई भी चिकित्सक नहीं चाहेगा कि इस प्रकार की कोई घटना या किसी प्रकार की कोई लापरवाही करे एम्स जैसे चिकित्सालय में, संस्था में। प्रबंधन व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बता रहा है, मगर वीडियो कई सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष लगातार ही सरकार की व्यवस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर रहा है, मगर सरकार का भी दावा है कि व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है। कोविड-19 का दौर है और जब किसी का पेशेंट, किसी परिवार का सदस्य उसको प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए उसका दुख भी अपनी जगह है। लेकिन किसी संस्था, जो संस्था अच्छा काम कर रही है, जो संस्था वाकई में, हम तो सैकड़ों उदाहरण हम लोगों ने देखा है, जो लोग वेंटिलेटर में जो लोग चले गए थे वो लोगों की जान वो एम्स बचा रहा है। सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। सरकार व्यवस्था करने में पूरी तरह नाकाम और असफल साबित हुई है और ये उसका प्रमाण है कि मुख्यमंत्री जी को अब अपने आप के ऊपर में विश्वास नहीं बचा है, इसलिए बोल रहे हैं कि एम्स में आइसोलेशन के वेंटिलेटर बढ़ाए जाने चाहिए। और उनको भी मालूम है कि राज्य सरकार ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकती है केंद्र की बजाय, और इसलिए राज्य में जो आम आदमी हैं, जो गरीब आदमी हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं है, उनका कोई करने वाला नहीं है। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत हो रही है और जब व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है तो फिर अजय को क्यों सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल करना पड़ा और क्यों ये तमाम सवाल उठाने पड़े। छत्तीसगढ़ में संक्रमण की दर तेजी से बढ़ी है और इसकी वजह से अस्पतालों में बिस्तरों की कमी हो चुकी है। हालांकि इस स्थिति से निपटने के लिए 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री ने खुद अस्पतालों का निरीक्षण किया था, मगर कोरोना जितनी तेजी से फैल रहा है, व्यवस्थाएं उतनी तेजी से बन नहीं पा रही। अजय जॉन ने अपने पिता को खोया है, उनका दर्द लाजमी है। अजय के पिता वापस नहीं आ सकते, मगर सरकार ये कोशिश जरूर कर सकती है कि आने वाले दिनों में ऐसा दर्द किसी और को न सहना पड़े। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं और दावे तमाम यहां पर हो रहे हैं कि व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद जब इस प्रकार के वीडियो वायरल होते हैं तो एक बार फिर से सभी सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि क्यों हालात इतने बिगड़ रहे हैं कि जनता त्रस्त हो रही है और इस प्रकार के वीडियो यहां पर लाने पड़ रहे हैं। सवाल सिर्फ ये पहला ऐसा वीडियो नहीं है, इससे पहले भी कई इस प्रकार के सोशल मीडिया में लोगों ने अपने दुख दर्द को जाहिर किया है और जब इस प्रकार का वीडियो हम देखते हैं तो हमारे जहन में दिल्ली कुछ महीने पहले जो थी हालात, जो वहाँ से वीडियो वायरल होकर पहुँचते थे, वैसे हालात यहाँ पर नजर आने लगते हैं। क्या वजह है कि इस प्रकार की अव्यवस्थाएं बन रही है? हालांकि सरकार के दावे हैं कि व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है, जो ज़रूरतें हैं वो पूरी वहाँ पर की जा रही हैं।
खुद स्वास्थ्य मंत्री ने एक दौरा किया था तमाम अस्पतालों का, चीफ सेक्रेटरी ने दौरा किया था और कहा था कि तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं, आने वाले समय के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ निर्देश दे रही है, दावे कर रही है, जबकि ज़मीनी हकीकत कुछ और है और ख़ासकर राजधानी रायपुर में हालात बदतर है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे कि आखिरकार व्यवस्थाओं के दावे के बीच इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं और क्या वाकई व्यवस्थाओं में कमजोरी है या कहीं कुछ और गड़बड़ है। पोस्टमार्टम इसी पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एम्स के पूर्व मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर करण पीपरे हैं, जिन्होंने कोरोना काल में भी काफ़ी योगदान दिया है और लगातार दे रहे हैं। हमारे साथ सुशील आनंद शुक्ला जी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और अमित चिमनानी जी भाजपा से। बहुत स्वागत आप सभी का। डॉक्टर पीपरे से मैं पहला सवाल करूंगा। डॉक्टर साहब, आपने ये वीडियो देखा, हालांकि एम्स के काम पर किसी ने कोई सवाल उठाया नहीं है और हमने लगातार एम्स के काम को देखा भी है, फिर भी क्या मानसिक स्थिति होती है जब इस प्रकार के वीडियो सामने आते हैं? आपने लगातार सेवाएं दी है वहाँ पर एम्स में, या अभी भी दे रहे हैं आप? क्या माइंड सेट हो जाता है, क्या दिक्कतें आती है व्यवहारिक तौर पर? मैं छत्तीसगढ़ के समस्त मेरे प्रदेशवासियों को नमस्कार कहता हूं। और ये एक जो चर्चा हो रही है कोरोना रोग, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पूरा विश्व इस विषाणु से परेशान है, इस वायरस से, कोरोना के बीमारी से परेशान है, इस इन्फेक्शन से। और जहां तक आप मानसिकता की बात करते हैं तो किसी का पिता यदि इस बीमारी से लड़ते हुए, और मेरे ख्याल से जैसा कि मुझे जानकारी मिली कि लगभग 70 साल के बुज़ुर्ग थे उनके पिता और कोरोना रोग से पीड़ित थे, तो ये सभी लोग जानते हैं कि एक तो बुज़ुर्ग और दूसरा कोरोना का रोग और कमज़ोर शरीर और कमज़ोर फेफड़े और उसमें ऑक्सीजन की कमी होना, रोग काफ़ी फैल गया होगा। लेकिन मैं यह जानता हूं कि एम्स और हमारा एम्स रायपुर, जो कि विश्व स्तर की व्यवस्थाओं से लैस है, जो कि राष्ट्रीय महत्व का एक बहुत बड़ा चिकित्सालय है, जहां शोध कार्य होते हैं और हजारों मरीज आते हैं। और पिछले 17 मार्च से लेके अभी तक पिछले 6 माहों में कई हजार मरीज आए हैं जांच कराने के लिए, और जो सस्पेक्टेड केसेस होते हैं वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव और सस्पेक्टेड केसेस को हमारे चिकित्सालय के सभी डॉक्टरों ने अपनी जान को बाजी में लगा करके, जान की बाजी लगा करके, बहुत रिस्की पीरियड में प्रेग्नेंट हमारी जो बहनें नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, हमारी डॉक्टर हैं, इन लोगों ने भी अपने उस काल में भी कार्य किया, ड्यूटी किया है। तो मैं इसे मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। किसी भी प्रकार की लापरवाही एम्स जैसी चिकित्सालय में नहीं होती है। सभी लोग रात और दिन काम कर रहे हैं और इन्फेक्शन होने के बावजूद भी, फिर से अच्छे होने के बाद में, क्वारंटाइन में जाने के बाद में फिर ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं। और डॉक्टर और नर्स रात और दिन, और ऑक्सीजन की कमी भी नहीं है। मैं प्रतिदिन जानकारी लेता रहता हूं, न्यूज़ देखता हूं, न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, संपर्क में रहता हूं और हजारों मरीजों को इस व्यवस्था में जाने के लिए प्रेरित भी करते हैं और अच्छे होके जाते भी हैं लोग, सब अच्छे होके जाते हैं। लेकिन जब इस बीमारी का जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं और उसका जो उम्र के उस पे पड़ाव पे इतने बड़े गंभीर रोग का जब संक्रमण होता है, तो सभी जानते हैं कि देश के और विदेश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और विधायक और बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और अच्छे स्वास्थ्य वाले भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चिकित्सक और अस्पताल अपनी व्यवस्था से, और इतनी अच्छी व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था, जहां वेंटिलेटर्स की संख्या भी बढ़ी है, ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा है, एंटीबायोटिक्स हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयां हैं, प्रशिक्षित, और सब अब तो 6 महीने में हमारे चिकित्सक और नर्सिंग ऑफिसर और दूसरा स्टाफ भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, प्रशिक्षित हो गया है और दिल से काम कर रहे हैं। लेकिन यदि किसी का पिता खत्म होता है, यदि किसी की छोटी सी भी कोई गलती होगी या मरीज की सीरियसनेस के कारण हुआ है या उसे विलंब से लाने के जो भी कारण होगा, ये जांच का विषय है। ये जांच का विषय है। इसी प्रदेश ने सभी चिकित्सकों को, प्रदेशवासियों को भगवान कह करके उनको इज्जत अफजाई दी, हमारा मनोबल बढ़ाया सबका, और हम लगन से सभी लोग मिल करके
इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। निश्चित रूप करते से रहेंगे आपने मानसिक और स्थिति भी का जो मरीज जिक्र आएगा किया उसे यहाँ पर, वो बेहतर, बहुत अहम अच्छे यहाँ से पर हो अच्छी जाती सुविधा है। दी हालांकि जाएगी। एम्स के कामकाज पर किसी ने कभी सवाल उठाया नहीं और उसकी जो सेवाएं हैं वो लगातार लोगों ने देखी है। हमारे साथ चिमनानी जी भी हैं। चिमनानी जी, अव्यवस्थाओं को लेकर आप लोग लगातार सवाल उठाते रहे हैं। ये एक वीडियो सामने आया है और इससे पहले भी कई प्रकार के वीडियो वायरल होते रहते हैं। क्या सरकारी दावों के बीच आप लोग जो असफलता का आरोप लगा रहे हैं, कमियों को किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, बात तो हम उठाते हैं क्योंकि हम विपक्ष में हैं, लेकिन वो बातें जनता की ही हैं। आज भी जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो खुद जो व्यक्ति प्रताड़ित रहा, जिसने ये अनुभव किया, उसने वीडियो निकाला और ये पहले का वीडियो नहीं है। मैं एक ब्रॉडर सेंस में बात करना चाहूंगा। किसी अस्पताल की गलती निकालने की बजाय डॉक्टर साहब की बातों से भी मैं किसी हद तक सहमत हूं, लेकिन सरकार को जो सपोर्ट करना चाहिए, डॉक्टर्स को जो मेडिकल स्टाफ देना चाहिए, आज बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ भी संक्रमित हो रहे हैं। 14-14 दिन के क्वारंटाइन पे जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो आज सरकार का जो सपोर्ट होना चाहिए वो नहीं है। इसी वजह से मुझे लगता है कि व्यवस्थाएं बहुत बढ़ गई हैं और ये सिर्फ एक हॉस्पिटल की बात नहीं है। मैं आपको कल की मेकाहारा की बात बताऊं। रायपुर के कोविड सेंटर से एक महिला को लेके आया गया, उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। कल बाहर उसको दरवाजे पे छोड़ करके एम्बुलेंस चली गई। उस महिला का रो रो करके बुरा हाल हो गया, उसका बीपी बढ़ गया। तो ऐसे हालात में जब मरीज परिवार से अलग है और हॉस्पिटल में इसीलिए भर्ती है कि उसका इलाज हो सके, उसको अकेले छोड़ दिया जाता है। अस्पतालों में हम देख रहे हैं कि कुत्ते घूम रहे हैं, बार बार बदबूदार खाने की शिकायतें आ रही हैं। रिम्स से आज शिकायत आई है, बाकायदा ऑथेंटिक, मैंने मरीज से बात की है कि उसे पीने का पानी नहीं दिया जा रहा है। तो बार बार ये तकलीफें क्यों? शंकरा हॉस्पिटल जो भिलाई में है, उसका एक वीडियो वायरल हुआ था अभिषेक जी। उस हॉस्पिटल में 10 ऑक्सीजन के पॉइंट थे, केवल 2 ही काम कर रहे थे और उस वीडियो में एक मरीज को दिखाया गया था जिसे ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी, वो बेड में लेटा हुआ था और उस वीडियो बनाने वाले ने ये कहा था कि इसको ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है, ये मर जाएगा। और वाकई हुआ यही कि 1 घंटे के बाद उसकी मृत्यु की खबर हम तक पहुंच गई। तो ना पानी मिल रहा है मरीजों को, ना खाना मिल रहा है, ना ऑक्सीजन मिल रहा है और ऊपर से जो मनोबल उनका बढ़ाना चाहिए वो टूट रहा है। तो कहीं ना कहीं तो तकलीफें हैं, अदरवाइज ये बातें इतनी सारी सामने नहीं आती। तो इसमें आलोचना करने का विषय नहीं है अभिषेक जी। मेरा निवेदन है, सुशील जी भी हमारे साथ, हम उनसे 5 सेकंड जवाब भी ले लेते हैं। सुशील जी, मेरा निवेदन है जी जी, कि कोरोना वॉरियर्स के मनोबल को बढ़ाने की जरूरत है। जो 5000 मेडिकल स्टाफ की भर्ती का वादा ये लोग करके आए हैं, उसका सही समय, आज कोरोना के समय भर्ती नहीं होगी तो कब होगी? क्योंकि सबसे बड़ा आपदा काल इस सदी का यही है। ये हमारा सजेशन है इनको। ठीक है सुशील जी, ये इस प्रकार के जब वीडियो सामने आते हैं, कोई भी वीडियो, दूसरे वीडियो जो सामने आए हैं जिसका जिक्र भी यहाँ पर चिमनानी जी ने किया, यहाँ पर आप भी इस प्रकार के वीडियो देखते होंगे, आप लोग भी लगातार निकल रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस प्रकार की अवस्था ग्राउंड लेवल पर क्यों दिक्कतें आ रही है, जबकि सरकार ऊपर से तमाम निर्देश दे रही है, व्यवस्थाओं की बात हो रही है, समीक्षा भी कर रही है, क्या नीचे कहीं कुछ गड़बड़ है? नहीं, देखिए अभिषेक जी, घटना विशेष के आधार से पूरी व्यवस्था को दोष देना या पूरे सिस्टम को दोष देना या अस्पताल विशेष को, देखिए एम्स ने जो किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। और यह भी सच है कि मार्च में हमारे पास एम्स के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं था जिसके माध्यम से हम कोविड का इलाज कर सके। कोविड नामक बीमारी अचानक आई और क्योंकि हमारे पास में विश्व स्तरीय देश का एक ख्यात नाम संस्थान एम्स ने छत्तीसगढ़ में इस इलाज को चालू किया और एम्स में निसंदेह बहुत बढ़िया, बहुत सकारात्मक वहाँ से सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। लेकिन बिल्कुल, हम इसलिए कभी एम्स की कोई आलोचना नहीं कर रहे, बस हमने एक वीडियो जो वायरल हुआ उसका जिक्र किया यहाँ पर। और भी बहुत सारे ऐसे वीडियो जो वायरल होते हैं, जैसे चिमनानी जी ने जिक्र किया, हम उस पर जानना चाह रहे थे। जी जी, हेलो हेलो, जी जी बोले सुशील जी। सुशील जी आवाज आ रही है, बोले आप। हाँ, देखिए ऐसा है कि आज की तारीख में, पहले हमारी निर्भरता पूरे छत्तीसगढ़ की सिर्फ एम्स में थी, लेकिन पिछले 6 महीने में आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में 29 अस्पताल कोविड के लिए स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाए गए, विशेषीकृत अस्पताल। इसके अलावा 29 अन्य जो हमारे जिला चिकित्सालय है उसको कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित किया गया। प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनको कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित किया गया। एम्स तो अपना काम कर ही रहा था, मेडिकल जो हमारा मेकाहारा है उसको कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित किया गया। इसके साथ ही
लगभग पूरे प्रदेश में 186 कोविड सेंटर बनाए गए। मैं बता दूं अभिषेक जी, सरकार अपनी पूरी निष्ठा और अपनी पूरी व्यवस्था के साथ कोविड की लड़ाई लड़ रही है। यहाँ तक जैसा अभी चिमनानी जी बोल रहे थे कि 4500 मेडिकल स्टाफ की भर्ती, मैं आपको बता दूं कि पिछले महीने ही मेडिकल स्टाफ की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई और जो कि अंतिम चरण में है। ज्यादा एक हफ्ते के अंदर में छत्तीसगढ़ में लगभग 4500 से अधिक मेडिकल स्टाफ, पैरा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की भर्ती होने जा रही है। अब जब सवाल उठता है तो सवाल ये भी उठता है कि ये वही प्रदेश है जहाँ पे पिछले 15 साल में लगभग 75% चिकित्सकों के पद खाली थे, लगभग 80% पैरा मेडिकल स्टाफ और नर्सेस के पद खाली थे। आखिर ऐसे समय अब किसको मालूम था कि अचानक कोविड आएगा? सवाल ये उठता है कि आपने पिछले 15 साल में क्या किया था? ये वही प्रदेश है जहाँ नसबंदी जैसे अस्पतालों में, नसबंदी जैसे ऑपरेशन में लोगों की मौतें होती थी। ये वही प्रदेश है जहाँ पर कि मोतियाबिंद जैसे ऑपरेशन में लोगों की मौतें होती थी। आज कल भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बयान आया कि प्रदेश में सिर्फ 560 ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध है। बताइए कितनी गैर जिम्मेदारी पूर्ण बात किया, जबकि आज की तारीख में प्रदेश में लगभग 2283 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड उपलब्ध है और लगभग 32,938 बेड उपलब्ध है और लगभग 842 आईसीयू बेड उपलब्ध है एम्स के अलावा। और ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार से गलत बयानी करके, घटना विशेष को महिमा मंडित करके, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए प्रदेश में जो एक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, लोगों में जो भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समय जो संकट के समय अपने राजनीतिक जो कर्तव्य है उसको भूल चुके हैं। सरकार को कोसना मात्र अपना कर्तव्य समझ रहे हैं। आज बताइए कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद हैं। कितने सांसदों ने केंद्र से कहा कि यहाँ छत्तीसगढ़ में संक्रमण बढ़ा हुआ है? और सुशील जी आपकी बातों का जवाब मैं चिमनानी जी से लेते चलता हूँ। चिमनानी जी, महामारी के समय राजनीति करने का आरोप आप लोगों पर है। अभिषेक जी, राजनीति तो कोई बात ही नहीं है। ये जो बढ़ता आंकड़ा है, सितंबर के पिछले 13 दिनों में 31,000 नए मरीज निकले हैं। रिकवरी रेट पूरे देश में सबसे कम हो गया है। प्रदेश का 35वें स्थान पर खड़ा है छत्तीसगढ़। टेस्ट करने के मामले में 20वें स्थान पर है। 19 राज्य इससे आगे निकले हुए हैं। एक्टिव केसेस के मामले में अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस से कंपेयर करें तो भी ये प्रथम स्थान पर खड़ा है। और जिस गति से हम बढ़ रहे हैं तो 15 दिन में और जितने मरीज निकलेंगे तो ये जाएंगे कहाँ? 90,000 मरीज एक महीने में निकलने का खुद आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्री जी का है। आज आपके चैनल से आप लाइव किसी भी अस्पताल में फोन कर लीजिए और 20 अस्पतालों में फोन करेंगे तो आपको एक भी जगह आईसीयू बेड नहीं मिलेगा। बोलने से नहीं होता, हम तो लगे हुए हैं, कहीं पर किसी अस्पताल में जगह नहीं है। और दूसरी बात है कि डॉक्टर्स को या पैरामेडिकल स्टाफ को संसाधन देने का काम किसका है? अब डॉक्टर्स को ऑक्सीजन डॉक्टर अपने घर से तो नहीं लाएगा, गवर्नमेंट को व्यवस्था करनी है। वेंटिलेटर गवर्नमेंट को व्यवस्था करनी है। और आप कह रहे थे कि भाजपा सरकार में कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, एम्स आज पहला अस्पताल था जिसने हजारों मरीजों को ठीक किया, वो भाजपा सरकार की ही एक देन है। अगर नहीं बना होता तो आज क्या हाल होता उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को संसाधन देने की जरूरत है। संसाधन दीजिए, इक्विपमेंट दीजिए। चिमनानी जी, सुशील जी से मैं जवाब ले लूं। सुशील जी, एक बात मैं भी इसमें जोड़ना चाहूंगा। मौतों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उससे आप भी चिंतित तो होंगे। जी सुशील जी बोले। बिल्कुल, देखिए अभिषेक जी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो भ्रांति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाई जाती है कि छत्तीसगढ़ का एम्स इनकी सरकार ने बनाया, तो इनकी सरकार ने सिर्फ बाउंड्री वॉल बनाया था। छत्तीसगढ़ में एम्स को बनाना, एम्स की बिल्डिंग बनाना, एम्स को सुसज्जित करने का काम यूपीए 1 और यूपीए 2 के समय हुआ था। इनकी सरकार ने सिर्फ एम्स की बाउंड्री वॉल बनाया था। ये इतिहास है, सिर्फ एम्स की बाउंड्री वॉल बनाई थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, पहली बात। दूसरी बात ये बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में टेस्ट नहीं बढ़ा, फिर इनको अपनी जानकारी बढ़ाना चाहिए। आज की तारीख में आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 28 जिला अस्पतालों में टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में टेस्टिंग करवाई जा रही है। 6 मेडिकल कॉलेजों में आरटीपीसीआर के माध्यम से टेस्टिंग करवाई जा रही है। 4 निजी प्रयोगशालाओं के माध्यम से टेस्टिंग करवाई जा रही है। और प्रदेश में ये मौतों का आंकड़ा जो बढ़ रहा है, दरअसल चिंता मुझे उस बात की हो रही है। चाहता हूँ अभिषेक जी, यदि इस प्रदेश में
इस प्रदेश में कोविड के लिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। तो इस देश में 50 लाख से अधिक कोविड के मरीज हुए हैं। क्या उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है? पूरी दुनिया कोविड के लिए एक राष्ट्र के रूप में लड़ रही है। पिपरे जी हमारे साथ हैं। जी मैं पिपरे जी से कमेंट लूंगा यहाँ पर, सुशील जी एक्सपर्ट कमेंट, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण पिपरे जी, डॉक्टर करण पिपरे, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अप्रैल के बाद आज जिस जगह पर छत्तीसगढ़ खड़ा है, कोरोना संक्रमण क्यों इस तेजी से फैल रहा है, मौतों का आंकड़ा क्यों इस तेजी से बढ़ रहा है, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए? डॉक्टर करण पिपरे जी, देखिए, ये हम सब प्रदेशवासी जानते हैं कि 17-18 मार्च को पहला मरीज आया था और उसके बाद में 30 मार्च तक हमारे यहाँ पे 12-14 मरीज ही हुए थे। और उस समय वजह ये थी कि इन्फेक्टेड लोग कम थे और लोगों को उस समय तो जानकारियाँ भी नहीं थी। लेकिन उसके बाद में अप्रैल में और मई में हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ एम्स में अकेले ही भर्ती होते थे और टोटल 55 से 60 मरीज थे। 31 मई को लगभग 55 मरीज ही थे एम्स के उसमें, और हमारे यहीं एम्स रायपुर में ही एडमिट हुआ करते थे आइसोलेशन वार्ड में। उसके बाद से जैसे ही लॉकडाउन बीच बीच में जो खत्म हुए हैं, बाहर के लोगों का आना जाना बस से, मोटरसाइकिल से और ट्रेन से, ट्रकों से, पैदल पद यात्रा से, और इन्फेक्टेड लोग बढ़े हैं, उसके कारण ये मल्टीप्लाई होते जा रहा है। और अभी जिस स्थिति में है ये काफी फैल गया है और इससे फिर 10 दिन बाद और इससे 8-10 गुना पेशेंट और बढ़ेंगे। और व्यवस्थाएं तो हमारे पास में उतनी ही है जितनी पहले थी। लॉकडाउन आपके हिसाब से क्या पलंग हमारे पहले से और बढ़ गए हैं, बल्कि और ऑक्सीजन मरीज लॉकडाउन के साथ साथ में स्थितियों को देख, जब उस समय कम था तो इतने लंबे लंबे समय तक 15-15, 20-20 दिन का लॉकडाउन भी चलता था और सोशल डिस्टेंसिंग और कार्यक्रम नहीं होते थे। तो मेरा मानना तो ये है कि अभी इस भयावह स्थिति को देखते हुए और मरीजों की संख्या और डेथ रेट को भी बढ़ते हुए देखते हुए अभी लॉकडाउन के साथ साथ में जो बिना मास्क के लोग जाते हैं इस पे स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना रहे, मोटरसाइकिल पे डबल तिबल घूम रहे हैं, बस चल रही है, ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रक में जा रहे हैं और भीड़ जा रही है, सब्जी मंडी में। बहुत अहम बात डॉक्टर साहब आपने यहाँ पर कही है, मैं बस आज माफी चाहूंगा, समय फिलहाल इतना ही है। आपने बड़ी अहम बात यहाँ पर कही कि सोशल डिस्टेंस, मास्क और लॉकडाउन जैसी चीजें एक बार फिर से विचार करना चाहिए और तब जाकर ये स्थिति थोड़ी कंट्रोल में आने लगेगी और समय भी शायद मिले। तादाद में जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो थोड़ा सा रुक सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी अहम चर्चा थी। छत्तीसगढ़ कोरोना के चपेट में इस वक्त है, कैसे ये संक्रमण रुके, कैसे व्यवस्थाओं को यहाँ पर दुरुस्त किया जाए, कैसे अस्पतालों में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं बढ़ाई जाए, कैसे टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए, इस पर सभी काम कर रहे हैं। और बीच बीच में कुछ अव्यवस्थाओं की खबर आती है तो इस प्रकार हमको भी सामने आकर जागरूक करना पड़ता है। बहरहाल उम्मीद है छत्तीसगढ़ जल्द इस संक्रमण की चपेट से बाहर आएगा। आज का मुद्दा में इतना ही।